Hi guys, today I am going to teach you the second chapter of economic, that is sectors of Indian economy. You all know that there are the three sectors of Indian economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. So we will discuss about this here: what is primary sector, what is secondary sector, what is tertiary sector, and the which of all तीनों सेक्टर में which is very important for us, which sector provide us maximum employment, which sector is a growing sector, which sector is a growing for the other two sectors. Different type of question may be arise from these chapters, तो we will discuss in this question. तो सबसे पहले sectors of economy में we are seeing that figure, the some people are working here, some are you are seeing that some people are working on a brick field. ठीक है, वो क्या बना, they are making the bricks. Some people are plucking the flowers, some ladies are opening their shops. ठीक है, some are giving their service just like a post office. ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं और ये सर्विसेज किस तरह से होती हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दैट आर द प्राइमरी सर्विस, सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर्स. ठीक है, primary sector is known as the agriculture sector, primary sector is known as the agriculture sector. All the activities which are related to the agriculture, all the activities which are related to the agriculture and farming, agriculture and the farming, just like the dairy farming, mining, quarrying, pisciculture, horticulture, sericulture, all these activities will become in the primary sector. ऐसी सारी एक्टिविटीज जो अर्थ सरफेस के ऊपर करके प्रोडक्शन की जाती हैं वो सारी किसमें आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं. सेकेंडरी सेक्टर, फॉर द सेकेंडरी सेक्टर आर द सेक्टर्स दे टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सेकेंडरी फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर्स who take the raw material from the primary sector and by using the machine means land, labor and capital, the factors of production, land, labor and capital. सेकेंडरी सेक्टर में वही प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर प्लस लैंड, लेबर, कैपिटल, इन चीजों को यूज करके, मशीन्स का यूज करके नया प्रोडक्ट अगर हम बना देते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है. ठीक है, जस्ट लाइक शुगर मिल, कॉटन मिल, जिस किसी भी इंडस्ट्रीज का नाम लेंगे वो आएगी सेकेंडरी सेक्टर में. एंड टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स आर द नोन एज द सर्विस सेक्टर. टर्सरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर. जस्ट लाइक टीचर इज गिविंग देयर सर्विस. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द फिनिश्ड गुड, जब फिनिश्ड गुड सेकेंडरी सेक्टर में बन जाता है तो फ्रॉम देयर एडवर्टीजमेंट टू द यूज बाय द कंज्यूमर्स, इसके बीच में जितनी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी सर्विसेज किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, ये सब किस में आती हैं, ये टर्सरी सेक्टर्स में आती हैं. बैंकिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये सब किस में आती है, टर्सरी सेक्टर में आती है. तो तीन सेक्टर्स हो गए, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी टेक्सास और टर्सरी सेक्टर. कंपेयरिंग दिस सेक्टर्स, कंपेयरिंग दिस सेक्टर में कि कैसे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक सेक्टर को जो है निकालते हैं, फिर दूसरे फाइनल गुड्स और सर्विस को निकालते हैं. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विस को नहीं निकालते, फाइनल गुड. व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर तीनों सर्विस को कंपेयर करना हो तो तीनों सर्विस को कंपेयर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों सर्विसेज के फाइनल गुड्स और सर्विसेज को निकाल लेते हैं. फाइनल गुड्स और सर्विसेज को निकाल करके उनकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं. उनकी वैल्यू को चेक करके जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होती है वो उतना वैल्यूएबल होता है. ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जीडीपी निकालते हैं. जीडीपी निकालते हैं, ये यहाँ पे है जीडीपी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इन 1 ईयर. The value of the good and services of each sector in each year is known as the GDP. जैसे the value of the finished goods and services of the primary sector plus the value of the finished goods and services of the
secondary sector plus value of the finished goods and the services of the tertiary sector for 1 year is known as GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, वो GDP कहा जाता है। तो हिस्टोरिकल चेंज, यहाँ पे हिस्टोरिकल चेंज में बहुत बढ़िया ग्राफ करके दिखाया गया है, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। तो देखेंगे कि फ्रॉम द 1973 1977 से लेकर के यहाँ पे 2013-14 देखा गया। तो 2013-14 में वी नो दैट वी आर सीइंग दैट द yellow color indicate that the tertiary sector and the red indicate that the secondary sector and the blue indicate the primary sector. The growth of the each sector is now in the year of 2013-14 we are seeing that the growth of the tertiary sector is a maximum, आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर, आफ्टर दैट प्राइमरी सेक्टर। जबकि यही पहले अगर हम देखते हैं एंशियंट टाइम में देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो वो किसका हो गया, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। अब अगर आप एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि विच सेक्टर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, विच सेक्टर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, तो आज भी एग्रीकल्चर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। नियर अबाउट 2/3 पॉपुलेशन of the countries depend on the agriculture। और अगला है where most are the people employed, तो I have told you most of the people are employed in the primary sector, ज़्यादा वहीं पे, ठीक है। तो और अगली चीज़ जो होती है वो है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप लोग उसको ये कह सकते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन द प्राइमरी सेक्टर, कैन बी सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस डिफाइन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए हिडन इन द कॉन्टेस्ट टू द समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लक्ष्मी का एग्जाम्पल दे करके एक बहुत बढ़िया समझाया गया है, ये लक्ष्मी का एग्जाम्पल दे करके गया समझा रहा है कि लक्ष्मी, हर हस्बैंड एंड 3 sons are working in a 2 hectare of the field. They are working there and they have no facility of irrigation. They are totally depend on the rain. After the some time where their sons are the adult, जब वो उनके बच्चे बड़े हो गए तो फर्स्ट मतलब जो सबसे बड़ा सन था उसको उन्होंने किस में भेज दिया, सेकेंडरी सेक्टर में भेज दिया। तो व्हाट सी ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया द प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ, प्रोडक्शन वैसे ही रहा। तो वो वहाँ से अर्निंग करने लगा, वहाँ से अर्निंग करने लगा, फिर धीरे धीरे उसने दूसरे बच्चे को भेज दिया, फिर तीसरे बच्चे को भेज दिया, इस तरह से बाहर से उसकी एक अर्निंग आने लगी। और उसने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वो सारी चीज़ें अपने पास कर ली। और अभी तक जो ज्वार बाजरा या इस तरह की खेती करती थी अब वो कैश क्रॉप करने लगी। तो वो देख रहा है कि 3 sons वर द अनएम्प्लॉयड, देवर बिजी बट देवर हिडन, वो छुपे हुए थे। जब वो बड़े हुए तो उनको बाहर निकाल दिया, प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर गया। प्रोडक्शन इंक्रीज किया कैसे, लेबर के थ्रू इंक्रीज किया, क्योंकि पैसे आने लगे, पैसे में लेबर कर लिए गए। तो ये हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एग्रीकल्चर में छुपा रहता है। इसीलिए किसान गरीब भी होता है कि एक ही खेती में हाउ क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए जैसे लक्ष्मी ने किया, लक्ष्मी ने क्या किया, जब उसके बच्चे कमाने लगे उसने इरिगेशन फैसिलिटीज़ कर ली और गांव के जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स थे उनको लेबर के रूप में रख करके अब उसने अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लिया। ये और इसी तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नीति आयोग में जो है क्या किया, एक योजना चलाई है 2005 में, एक योजना चलाई है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज मनरेगा, व्हाट आर द प्रोविजन इनसाइड द मनरेगा। तो 2005 में ये महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में चलाई गई। इसमें क्या है, विद इन द 365 डेज, 365 दिनों में, 365 दिन के अंदर, विद इन द 365 डेज 100 डेज वर्क मिलेगा। ये किसमें, बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल्स हैं उनको 100 डेज वर्क मिलेगा।
कहीं से भी रूरल एरियाज के लोगों को कहीं ना कहीं से क्रिएट करके 100 डेज वर्क दिया जाएगा। इफ दे आर नॉट गेटिंग, एक जॉब कार्ड बनेगा, इफ दे आर नॉट गेटिंग द 100 डेज ऑफ वर्क तो दे विल गेट द कंपनसेशन। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देगी जो है कि 100 डेज के वर्क के लिए। तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसके तहत गांव के लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। नाउ डिवीजन ऑफ द सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑर्गेनाइज, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये देखिए कांता का एग्जांपल दिया हुआ है, कमल का एग्जांपल दिया हुआ, इसके समझाया गया हुआ। कांता इज वर्क इन एन ऑफिस, सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एंड एवरी मंथ। In addition to the salary, she also get the provident fund as per the rules laid down the government। 5:30 बजे आती है और उसको सैलरी के अलावा उसे EPF भी मिलता है। सी ऑल्सो गेट द मेडिकल एंड द अदर अलावेंस। कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन द डे, मैंने संडे पेड, दिस इज ए पेड हॉलीडे। व्हेन सी ज्वाइन वर्क सी ऑल्सो गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर, उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला। ऑन द अदर साइड कमल इज हिज नेबर, कमल जो है उसका नेबर है। ही इज डेली वेज लेबर इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप पे काम करता है। He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till the 8 PM। सुबह 7:30 बजे जाता है और रात में 8 बजे आता है in the evening। He gets no other allowance apart from his wages। अपने उसको उसकी पेमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। He does not pay for the days does not work। अगर वो काम नहीं करता है तो वेतन नहीं मिलेगा। He has therefore no leave paid holidays or nor was given any formal letter saying that he has been employed in the shop। उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलता। तो इस तरह देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये यहाँ पे कंपेयर कराया गया है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ठीक है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एट द डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट गवर्नमेंट पासिस द डिफरेंट लॉ फॉर द लेबर्स। That's why the owners cannot be exploit the laborers। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नियम निकाले हैं जिससे कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। तो 1990 में आया ये लेबर प्रोटेक्शन के लिए आया कि अगर कोई इस नॉर्म को फुलफिल नहीं करता है तो जो है उसको जो है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप। तो इस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप में दो होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, द पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर विच बी ओन्ड बाय द पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन। पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जैसे बेल सेल। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन, जस्ट लाइक मैं टाटा, रिलायंस, बजाज, टिस्को, ये सब क्या है, ये जो है प्राइवेट सेक्टर की हैं। तो यू आर सीइंग दैट द ऑल द थ्री सेक्टर्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। So many questions will be arise from this chapter. Thanks guys.